नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिफ्लेक्शन 2.0 पर। मैं हूं मनीष और आप हैं मेरे साथ आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण के बारे में चर्चा करने के लिए। साथियों, सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम आर्टिकल 20 पे चर्चा करेंगे। 20 पे चर्चा करने से पहले हम मौलिक अधिकार के बारे में जान चुके हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से। कहाँ से लिए? अमेरिका से। तो 19 आर्टिकल तक हम अध्ययन कर चुके थे। उससे बीच में 5 से 6 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है ड्यू टू नेटवर्क इशू। वाईफाई का प्रॉब्लम चल रहा था तो वो हो नहीं पाई। आज दोबारा से कोशिश की गई, शायद कनेक्ट हो पाए और इशू रिजॉल्व हो पाए। और अगर हो पाया, और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इशू रिजॉल्व हो और आपको रेगुलर क्लास अपडेट होती रहे। तो जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आंकड़े को जल्दी से सब्सक्राइबर को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोगों का फ़ायदा है। और आप लोगों को जाता क्या है इसमें? सिर्फ टिकी तो मारना है, सब्सक्राइब करना है ओनली। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों की दोष सिद्धि का संरक्षण। अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण। क्लियर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आम जीवन से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। और जब भी किसी को, मान लो आपने या हमने या किसी व्यक्ति ने कोई अपराध करता है या अपराध नहीं भी करता है, पुलिस हमें पकड़ के ले जाती है, तो उस समय हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या क्या अधिकार है, कैसे कैसे। तो ये आम नागरिकों के साथ साथ, भारतीय नागरिक होने के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके साथ पुलिस क्या कर सकती, क्या नहीं कर सकती, और अगर आपको कैसे अपराधी बनाया जा सकता है। तो हम आर्टिकल 20 पढ़ रहे हैं, अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण। ये जो संरक्षण है हमें 3 फैक्ट्स पर दिया जाता है। कितने फैक्ट्स पर? 3 फैक्ट्स पर। 3 तथ्य हैं जिनके आधार पर 3 प्रकार है, तीन सब्जेक्ट है, विषय वस्तु है, जिनके ऊपर हमें इस प्रकार से संरक्षण दिया जाता है कि भूतलक्षी मतलब पास्ट से, दांडिक विधियों से संरक्षण, विधि से संरक्षण। क्लियर? पहला जो बेस है, इस बेस पे जो हमें संरक्षण मिलेगा वो भूतलक्षी दांडिक विधि संरक्षण। भूतलक्षी मतलब पहले से विद्यमान, मतलब भूतकाल में, मतलब समय का मेजर फैक्टर है कि किसी समय, मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, मान लो 3 नवंबर को किसी व्यक्ति ने चोरी की 1 लाख रुपए की कहीं से। ठीक है, क्लियर? लेकिन 3 नवंबर के दिन चोरी करना एक कानून बनाया हुआ है कि चोरी करना हमारा एक उल्लंघन है, विधि का उल्लंघन है। ठीक है, तो उसके आधार पर उसको सजा होगी। मैक्सिमम सजा उसको, मान लो कि 2 वर्ष की कैद है उसकी। किसी चोर को, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो 2 वर्ष की उसको कैद मिलती है। और इम्प्रिजनमेंट ऑफ कितने हैं? 2 ईयर्स का है। और 1 लाख की उसने चोरी की। अब कानून में लिखित है कि चोरी करना जुर्म है, तो जुर्म के खिलाफ, जुर्म किया है, जुर्म मतलब किसी कानून को तोड़ा है, उल्लंघन किया है, तो सजा होगी। और सजा कितने की हो सकती है? 2 वर्ष की हो सकती है मैक्सिमम। और बाकी कोर्ट वगैरह डिसाइड करेगा कि क्या जुर्माना उस पर तय होगा। लेकिन 5 नवंबर को कानून बदल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अब चोरी करने पर मैक्सिमम जो सजा हो सकती है वो फांसी की हो सकती है। फांसी की सजा हो सकती है। लेकिन उसने जुर्म कब किया? 3 नवंबर को। तो जुर्म के समय जो कानून था उससे ज़्यादा और ना कम, मतलब भूतलक्षी दांडिक विधियों संरक्षण मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि, दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि भाई जैसे राजाओं के समय में जब चोरी हुआ करती थी तो किसी को फांसी दे दी जाती थी, गले रास्ते में खड़ा
करके उसको दबवा दिया जाता था, तो वो विधि भी, उन विधियों से भी हमें संरक्षण मिलेगा। मतलब हमारे संविधान के अंदर जो लिखा है कि चोरी करना एक जुर्म है, तो एक किसी कानून का उल्लंघन किया तो सजा आपको मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति ने चोरी किया है उसको उसी, जिस समय उसने चोरी की है उस समय जो विद्यमान विधि है, जो सजा का प्रावधान है, उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। क्लियर? अब सिंपल भाषा में कहें तो किसी व्यक्ति को जब तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा तब तक, जब तक कि उसने अपराध के समय, जब अपराध किया हो किसी प्रकार का, किसी विधि का उल्लंघन किया हो, मतलब कोई विधि हो उसका उल्लंघन किया हो, और उसे अपराध के समय जो प्रचलित कानून है उसके अंतर्गत ही दंडित किया जाएगा। उस कानून से ज़्यादा, उस कानून में अगर सज़ा है 2 वर्ष के कारावास की, तो आपको फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, ये जितने भी प्रावधान किए गए हैं केवल दांडिक विधियों में, मतलब आपराधिक विधियों में, ना कि क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर की बात कर रहे हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स में लागू होते हैं, ना कि आपके दीवानी फौजदारी, जो दीवानी मामले होते हैं, जैसे आपके डिवोर्स का केस है किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति ने गृह संपत्ति का केस है, इन पे लागू नहीं होते हैं। तो ध्यान से कर लीजिए, क्वेश्चन अगर आए कि भाई ये जो हमारे दांडिक विधियों से संरक्षण का मामला है हमारा, तो किस उस पर लागू होगा, तो ये जो लागू होगा केवल दांडिक विधियों पर लागू होगा, ना कि दीवानी मामलों पर। दूसरी बात करते हैं कि इसके 3 बेस थे। एक तो था भूतलक्षी जो हमने डिस्कस किया, दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब आपको डबल जियोपार्डाइज, कि इसका मतलब है कि एक अपराध के समय एक प्रकार का ही आपको दंड मिलेगा। एक अपराध किया है तो दंड भी कितना मिलेगा, एक अपराध एक दंड। क्लियर? कि आपने, मतलब किसी व्यक्ति ने मान लो सपोज कि चोरी की, और चोरी की उसने सजा काट ली 2 वर्ष की। अब वो व्यक्ति बाहर छूट के आता है, अब उसने, उसी व्यक्ति ने फिर कंप्लेंट कर दी कि सर इसने तो उस समय चोरी की थी और अब कोई फांसी का कानून बन गया, मान लो चेंज हो गया, तो उस व्यक्ति को ने एक बार सजा काट ली है तो उसको दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब एक अपराध किया तो एक ही बार उसको दंडित किया जाएगा। क्लियर? ये हुआ दोहरे दंड से संरक्षण। इस बेस पे भी आपको संरक्षण, इस बेस से भी संरक्षण मिलेगा आपको। तीसरा है आत्म अभिशमन से संरक्षण। आत्म अभिशमन से संरक्षण, क्लियर? आत्म अभिशमन का संरक्षण का मतलब है कि आपको अपने विरुद्ध गवाही नहीं दी जाएगी। क्लियर? मतलब कोई व्यक्ति, जैसे मैंने या किसी भी व्यक्ति ने चोरी की और अब वो मेरे से कहेगा कि आप अपने खिलाफ गवाही दो, तो ऐसा संभव नहीं है, इससे संरक्षण दिया जाता है। और सपोज करो कि आपने पुलिस वाले, सपोज किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया और वहाँ पे वो मारपीट के डर से, भय के डर से किसी से गवाही दिला लेता है और वो लिख देता है कि सर ऐसे ऐसे मैंने वहाँ पे चोरी की, तो वो कोर्ट में पेश नहीं की जा सकेगी। मतलब वो कोर्ट अपनी गवाही खुद मांगता है बिना किसी डर के, मतलब बिना डर के। कोई व्यक्ति अपनी अगर देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन अपने स्वयं के खिलाफ गवाही देने से उसको संरक्षण दिया गया। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको, जैसे किसी ने बड़ा अपराध किया है तो वहाँ पे DNA, फिंगरप्रिंटिंग, वो चीज़ें की अगर कोर्ट कहे तो उसको दे सकता है, बट नॉर्मल केसेज में नहीं। आतंकवाद वगैरह केसेज जो होते हैं तो उन केसेज में DNA, फिंगरप्रिंट, या किसी का बड़ा क्राइसिस हो गया, रेपिस्ट का मामला हो तो हाँ DNA, फिंगरप्रिंट से वगैरह चल सकते हैं। बाकी नार्को टेस्ट जो पहले हुआ करता था
जिसके बारे में हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे कि नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, ये क्या क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, अलग से एक वीडियो होगी। हालांकि अभी प्रचलन में नहीं है। और इन्होंने, क्योंकि ये केस हुआ सैलवी वर्सेज कर्नाटक राज्यवाद, सैलवी वर्सेज कर्नाटक राज्यवाद। तो सैलवी वर्सेज कर्नाटक राज्यवाद में इन जो टेस्ट है इनको खुद के खिलाफ गवाही के रूप में माना गया कि ये गलत है और इसमें इंसान खुद के खिलाफ गवाही देता है और जो हमारे संविधान के आर्टिकल 20 का उल्लंघन करता है। तो इस प्रकार के टेस्टों को हमें हटा देना चाहिए और हटा दिया गया है 2010 से। बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अभी चालू है, क्योंकि बहुत ही अत्याधुनिक है और उसमें किसी व्यक्ति से साथ में किसी प्रकार की खिलवाड़ नहीं होती। दूसरी बात की, आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 को, आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी आर्टिकल 20 से रिलेटेड। और सेशन को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में कमेंट्स करें। छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें और अपने आसपास इस प्रकार का माहौल विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिफ्लेक्शन 2.0।